डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं चंदन कुमार आपको इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं अ, झारखंड का सेट जो है सेट वन जो है मैथ का टर्म वन के लिए। चलिए तो वीडियो को लेट न करते हुए शुरू करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो एक चीज़ समझिए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं वो परिमेय संख्या होती है। इसलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। इसमें जैसे यहाँ √3 दिया है तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, और ये पाई जो दिया है ये भी नहीं होगा। पाई का ऐसा तो 22/7 होता है, लेकिन पाई को अपरिमेय संख्या कहा जाता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर है 3, जो हम 3/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होता है। जैसे 3 हो गया, 4 भी हो गया, 5 भी हो गया, ये सब हम ऐसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्न में से क्या होगा। तो दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या ही होती है, परिमेय संख्या होती है। जैसे कि 3 था और 4, इसको गुना करेंगे तो 12 हो गया, जो हम 12/1 लिख सकते हैं। ये P/Q के रूप में आ गया। जैसे 2 गुना 3, ये 6 हो गया, तो इसे भी हम 6/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या ही होती है। इसका आंसर हो गया बी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें दिया है 0 किस प्रकार की संख्या है। 0 किस प्रकार की संख्या है, चलिए इसको समझते हैं अच्छे से। 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर दिया है कि 0 किस प्रकार की संख्या है। 0 जो है किस प्रकार की संख्या है। तो 0 जो है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हो गया परिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 4 नंबर कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या जो है ये वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। इसको समझते हैं। जैसे कि संख्या जो है, संख्या दो तरह की होती है। एक होती है वास्तविक संख्या, और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। और वास्तविक संख्या में भी दो तरह का होता है। एक होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था 4 नंबर में कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या जो है एक वास्तविक संख्या होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 में दिया है कि 3 और 4 के बीच निम्न में कौन सी परिमेय संख्या है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब हो तो इसमें एक होता है फॉर्मूला बनाने के लिए कि सबसे पहले इसमें हम 3 और 4 जो दिया है इसको जोड़ देते हैं, और जोड़ के इसको आधा कर देंगे, तो इसका हो जाएगा 7/2। तो इसका आंसर 7/2 हो जाएगा, जो कि इसमें नहीं दिया है, तो इसका ऑप्शन में कुछ दिक्कत है। चलिए 6 नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में दिया है यदि 64/x बराबर 8 हो तो x का मान ज्ञात करना है। तो इसको समझते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको 64 का गुणनखंड करना होगा। 64 का गुणनखंड करना होगा, तो ये हम लिख सकते हैं 2 32, यहाँ हो जाएगा 2 से भाग करेंगे तो 16, इसको फिर 2 से करेंगे तो 8, फिर यहाँ 2 करेंगे तो 4, फिर इसको 2 से करेंगे तो 2, अर्थात 2 कितना आ गया 1 2 3 4 5 6। तो हम इसको लिखते हैं 2/6 बराबर 64 होगा। और 8 का देख लेते हैं। तो 8 का होता है, इसको गुणनखंड करेंगे तो 2, फिर 4 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2, इसका आ जाएगा 2/3। तो इसको हम लिख सकते हैं, कि 64x बराबर 8। तो 64 की तरफ लिख सकते हैं 2/6 बराबर, इसको लिख सकते हैं 2/3। अब हम जानते हैं कि जो पावर में रहता है, अगर आधार 1 हो, बेस 1 हो, तो ये जो है
इसका पावर भी बराबर हो जाता है, अर्थात हम लिख सकते हैं 6x बराबर 3। तो हम x बराबर लिख सकते हैं 3/2, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 3/6। ये कट जाएगा तो ये कटेगा 1/2, 1/2 से कट जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। इसमें कहा गया है कि इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद है। तो चर जो होता है, अगर हम ये किसी भी अगर जो समीकरण दिया है उस समीकरण में x हो, y हो, z हो, तो ये इसी को चर कहते हैं। तो ये यहाँ पर 3 चर हो गया। अगर किसी में सिर्फ x ही रहेगा तो वह एक चर ही कहलाएगा, एक चर कहलाएगा। अगर सिर्फ y हो वो भी एक ही चर कहलाएगा। लेकिन अगर किसी में x हो, y हो, तो ये 2 चर कहलाएगा। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि एक चर वाला, तो एक चर वाला आपको इसमें देखिए यहाँ एक्स वाई दोनों दिख रहा है, ये नहीं होगा। एक्स वाई यहाँ भी है, नहीं है, यहाँ तो है ही कुछ नहीं। तो आपका बी नंबर इसका सही हो जाएगा, एक चर वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में बोला है कि बहुपद का 2x+6 का शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य कैसे ज्ञात होगा, यहाँ लिखना होगा 2x+6 बराबर 0 कर देंगे। तो 2x बराबर इस 6 बराबर का इस साइड लेफ्ट साइड में है, इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा -6। इसलिए x बराबर सोल्व करेंगे तो -6 बटे ये 2 के साथ इंटू में था, ये इधर बराबर को साइड जाएगा तो नीचे में आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा -3, अर्थात x बराबर -3, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। इसमें बोला है कि x पावर 4 -3 x² -5 का घात क्या है। तो इसमें जो है जब घात निकालने दे तो इसमें जो सबसे हाईएस्ट होता है जो इसमें से हाईएस्ट होगा, जिसका घात हाईएस्ट होगा वही इसका घात हो जाएगा। जैसे कि x पर यहाँ पर 4 है और यहाँ पर x पावर 2 है, तो जो अधिक है वही हो जाएगा, अर्थात 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में क्या कर रहा है कि यदि p जो है x का मान x-1 हो तो p0 का मान ज्ञात करना है। ये तो बहुत सिंपल है, इसको देखिए समझिए। जैसे कि यहाँ px दिया है बराबर x-1 दिया है। तो अगर हम p को मान यहाँ 0 ले लेते हैं, x का मान 0 ले लेते हैं, तो हम कह सकते हैं x का मान 0 -1 अर्थात -1 हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर -1 सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। इसमें बोला है कि 2x का क्यूब -5x² -x + 3 में x² का गुणांक क्या है। इसका x² का गुणांक पूछ रहा है, x² का गुणांक पूछ रहा है। तो x² का गुणांक यहाँ है, मतलब कि x² गुणांक मतलब x² जो है किसके साथ गुना में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -5 के साथ गुना में है, इसलिए हो गया -5x², इसलिए यहाँ लिखा हुआ है। तो इसका हो जाएगा -5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। यदि किसी बहुपद px बराबर x⁻31 + 1 को x-1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको x-1 का गुणनखंड निकालना होगा। तो x का बराबर यहाँ 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसको हम px में x का मान बैठाकर सोल्व करेंगे। तो x31 + 1 दिया है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि p यहाँ 1 बराबर x का मान 1 पर पावर 31 + 1। तो 1 पर पावर 31 होगा तो वह 1 ही हो जाएगा, और इधर भी 1 है, इसलिए ये हो जाएगा 2, अर्थात इसका आंसर डी नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। इसमें दिया है कि निम्न में से कौन सा बहुपद द्विपद है। तो द्विपद है, तो इसमें द्विपद देखना होगा कि इसमें कौन सा है। इसमें जितना भी, जैसे कि हम लिखते हैं x² + x + 1, तो ये हो गया एक पद, 2 और 3। तो इसमें द्विपद बोला है, तो जहाँ पर 2 पद होगा वही हो जाएगा द्विपद। तो इसमें देखते हैं जैसे कि यहाँ पर एक x² 9x और 14, ये 3 पद हो गया, ये नहीं होगा, ये एक ही पद है। यहाँ 2 पद है, तो ये आपका आंसर यही हो जाएगा, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। x²
-9x + 14 का गुणनखंड क्या होगा? तो गुणनखंड निकालने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होगा x² - 9x + 14। इसको निकालने के लिए सबसे पहले x² से 14 को गुना करना होगा, तो ये हो जाएगा 14 होगा। और इसको हम ऐसे तोड़ेंगे कि इसको जोड़ या घटाव करने पर -9 आ जाए और गुना करने पर 14 आ जाए। तो जैसे हम इसको तोड़ेंगे तो 40 को गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 और 7। तो हम ये दोनों संख्या रख सकते हैं 2 और 7 को, लेकिन हमको जब इसको जोड़ घटाव करना है, जोड़ घटाव करेंगे तो -9x आ जाना चाहिए और इसको इंटू करेंगे तो 14 आना चाहिए। तो हमको लिख सकते हैं -2 और -7। तो ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो -9x आ जाएगा और इसको गुना करेंगे तो 14 आ जाएगा। अब इसको हम सोल्व करते हैं। इधर जैसे दिया है x² -9x + 14, तो हम लिख सकते हैं x², यहाँ कर सकते हैं -2x -7x + 14 इधर लिख सकते हैं। अब हम x यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x - 2, और यहाँ अगर 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x - 2, यहाँ -7 कॉमन लेना होगा, -7 कॉमन लेना होगा। तो अब हमको मिल गया x - 2 और x - 7। तो हम लिख सकते हैं x - 7 और x - 2, ये जहाँ ऑप्शन रहेगा वही सही होगा। तो इसमें बी नंबर में ये ऑप्शन है, तो यही सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब चलिए ये क्वेश्चन को समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर का। इसमें कुछ बात जानना जरूरी है, जैसे कि इसमें दिया है निर्देशांक ज्ञात करने के लिए दिया है। तो हम इसको जानते हैं कि ये होता है x अक्ष, ये होता है y अक्ष, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं, क्वेश्चन ही देखते हैं क्या दिया है। 15 में बिंदु B का निर्देशांक क्या है, तो इसको समझते हैं। B का निर्देशांक, तो देखते हैं B कहाँ है। तो B यहाँ पर है, ठीक है। B जो है यहाँ है। तो पहले हमको सबसे पहले x का देखना पड़ता है, उसके बाद y को देखना पड़ता है। जब इस तरह का पूछेगा तो सबसे पहले x देखना होगा, उसके बाद y देखना होगा। तो x अक्ष ये वाला हो गया। तो x अक्ष में देखते हैं कि b कहाँ है। तो ये b जो है -5 पर मिल रहा है, तो x -5 हो गया इधर। और इसको y में देखेंगे कि ये कहाँ मिल रहा है, तो ये +2 में मिल रहा है। तो हम इसको कह सकते हैं कि -5 और 2 इस b का निर्देशांक हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया सी नंबर हो गया। चलिए 16 नंबर देख लेते हैं। इसमें पूछ रहा है कि -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो इसमें देख लेते हैं कि -3 और -5 कहाँ है। -3 और -5, तो सबसे पहले x में देखना होगा। तो -3 x में यहाँ है, यहाँ पर है -3, और -5 यहाँ है। तो ये E पर मिल रहा है, इसका बिंदु जो है यहाँ E पर मिल रहा है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा E, बी नंबर, इसका बी नंबर हो जाएगा। चलिए अब समझते हैं 16 नंबर। अच्छा 16 नंबर हो गया, 17 नंबर समझते हैं। तो 17 में दिया है कि डी का भुज कितना है। तो जहाँ भुज पूछे उसका मतलब होता है एक्स का निर्देशांक पूछ रहा है। भुज मतलब एक्स का निर्देशांक पूछ रहा है। तो एक्स का निर्देशांक अर्थात ये 6 डी का, तो देखना होगा। डी का देखते हैं, डी का। तो सबसे पहले डी का देखते हैं कि कहाँ कहाँ ये मिल रहा है। तो सबसे पहले एक्स का लिखेंगे, उसके बाद वाई का लिखेंगे, डी का। तो डी में कहाँ मिल रहा है, तो एक्स में हो जाएगा 6 और वाई में, यहाँ वाई में हो जाएगा 2। तो हमको एक्स का ही पता करना है, क्योंकि यहाँ पर भुज पूछा है। तो भुज होता है एक्स का निर्देशांक, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 6। इसका आंसर हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 17 का ए नंबर। चलिए 18 नंबर देखते हैं। बिंदु एच की कोटि, और कोटि का अर्थ होता है वाई अक्ष का, वाई अक्ष, वाई अक्ष का हो जाएगा। तो इसको देख लेते हैं एच का। एच कहाँ है, जैसे कि एच यहाँ पर दिया हुआ है।
तो एच का हम पहले बिंदु लिखते हैं, पहले एक्स होगा उसके बाद वाई होगा। तो एच में दिया है, एक्स में हो जाता है -5 और वाई में हो जाता है यहाँ -3। तो हमको यहाँ पर कोटि पूछा है, तो कोटि के लिए हम यहाँ y का देखेंगे तो y में हो जाएगा -3, इसलिए इसका आंसर -3 हो जाएगा। चलिए इसका -3 हो जाएगा, जो कि यहाँ दिख रहा है बी नंबर दिख रहा है। बिंदु m का निर्देशांक, तो m का निर्देशांक देखते हैं क्या दिया है, पहले m को देख लेते हैं। m यहाँ दिया हुआ है, m जो है यहाँ दिया हुआ है। तो m में देखेंगे कि ये क्या दिया हुआ है, तो x में देखते हैं, तो x में ये -3 है और y में कहीं प्रतिच्छेद नहीं किया है, 0 है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा -3 और 0। इसका आंसर हो जाएगा -3 और 0 अर्थात बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर क्या दिया है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, तो इसको मूल बिंदु कहते हैं, इसको मूल बिंदु कहते हैं, जो आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो है गया एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो यहाँ पर जो कट रहा है, ये बिंदु जो कट रहा है उसी को मूल बिंदु कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। इसमें दिया है यदि 2 और 0 रैखिक समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है तो k का मान ज्ञात करना है। तो इसको सिंपल हम 2 को x, जो अभी समझें कि आगे जो रहता है x रहता है और पीछे वाला को y कहते हैं, तो इसमें ये समीकरण में रख के सोल्व कर देते हैं। तो यहाँ दिया है 2x + 3y = k। इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 गुना x का मान दिया है 2 + 3 गुना यहाँ y का मान दिया है 0। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा और इधर 0 अर्थात 4, तो k का मान 4 आ जाएगा अर्थात ए नंबर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक ग्राफ प्रदर्शित करता है, तो यह एक सरल रेखा प्रदर्शित करता है, चलिए 24 नंबर समझते हैं। इसमें दिया है कि x 5 और y जो है 2 निम्नलिखित में से किस रैखिक समीकरण को हल करेगा। तो इसको समझते हैं। तो ये x और y का मान दिया है, तो ये 4 समीकरण जो दिया है इसमें से किस में ये फिट बैठेगा, अर्थात इसको हम x का मान और y का मान बैठाकर इसको सोल्व करेंगे। तो इसको हम पहले a में देखते हैं। इसमें दिया है x + 2y = 7, तो इसको x का मान रखेंगे अगर 5 और यहाँ रखते हैं 2 और y का मान 2, तो अर्थात 2 गुना 2 4 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 9, ये तो नहीं होगा, ए नंबर नहीं हुआ। 2 नंबर देखते हैं, बी नंबर में क्या दिया है 5x + 2y, इसमें अगर बैठाएंगे तो 5 गुना 5 हो जाएगा प्लस 2 गुना 2 हो जाएगा, तो यहाँ 25 25 प्लस 2 2 4, ये तो बहुत ज़्यादा आ गया, ये होगा नहीं होगा। और देखते हैं सी नंबर देखते हैं। तो सी में दिया है x + y = 7, तो x का मान 5 और प्लस y का मान 2 अर्थात 7, इधर भी 7 और इधर भी 7 अर्थात सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर। इसमें दिया है कि 2x + 3y = 12 एक हल है, इसको भी ऑप्शन से देखना होगा। तो इस समीकरण में ऑप्शन बैठा लेते हैं। तो सबसे पहले अगर एक का देखते हैं तो क्या हो जाएगा 2x + 3y = 12 दिया हुआ है, तो इसको सोल्व करेंगे तो 2 गुना पहला का मान रखें 2 गुना 2 प्लस 3 गुना 3, इसको सोल्व करेंगे तो 12 आना चाहिए। इसको सोल्व करेंगे तो 4 + 9, ये हो जाएगा 9 4 13 अर्थात ये हुआ नहीं, एक नंबर नहीं हुआ। चलिए इसको बी नंबर देख लेते हैं। बी में दिया है कि 2x + 3y = 12, तो बी में अगर लेते हैं तो बी का मान दिया है 3 और 2, तो पहले वाला x और दूसरा वाला y, तो 2 गुना 3 प्लस 3 गुना 2, इसको सोल्व करेंगे तो 12 आना चाहिए। तो इसको सोल्व करते हैं तो 6 और इधर भी 6 अर्थात 12, ये सोल्व हो गया अर्थात बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर देखते हैं। यदि बिंदु 2 और 3 x + y द्वारा निरूपित रेखा स्थित है तो k का मान ज्ञात करना है। ये तो बहुत सिंपल है, सिंपल x और y का मान इसमें बैठा देना है। तो बैठाएंगे तो हो जाएगा
तो यहाँ हम x प्लस वाई का मान k में बैठाएंगे तो x का मान 2 दिया है और यहाँ 3 दिया है तो k का मान 5 हो जाएगा, अर्थात डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर। इसमें दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि रैखिक समीकरण 4x प्लस 3y बराबर 12 का आरेख x अक्ष के किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है करेगा तो वह कौन सा बिंदु होगा। चलिए इसको समझते हैं। इसमें जो बोला है कि x अक्ष के बिंदु किसी बिंदु को प्रतिच्छेद करता है, अर्थात ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया। तो इसमें जो है x अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रहा है, अर्थात x अक्ष पर प्रतिच्छेद कहीं भी कर रहा है तो इसका मतलब हो गया कि y जो है 0 होगा, 0 हो जाएगा। y पर कहीं प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, अर्थात हम x और 0 लिख सकते हैं, मतलब कि x का मान कुछ आ जाएगा और y का मान 0 आएगा। तो इसको सोल्व करना है तो हम इसको ऑप्शन को लेकर इसमें पुट करते हैं और देखते हैं कि किससे सोल्व हो जाएगा। तो जैसे दिया है कि 4x प्लस 3y बराबर 12, पहला ऑप्शन लेते हैं ए नंबर। तो x 4 गुना x समान 4 प्लस 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ 12 है तो यहाँ 16 आ गया, मतलब एक नंबर नहीं होगा। चलिए बी नंबर देखते हैं। बी नंबर तो होगा नहीं क्योंकि हमको मालूम है कि जो y है वह 0 होगा। तो यहाँ y 6 दिया है, यहाँ भी 2 दिया है, तो ये दोनों तो होगा नहीं, अर्थात सी नंबर देखते हैं। तो सी नंबर में दिया है तो इसको पुट करके देखते हैं समीकरण में कितना आता है। 4x प्लस 3y बराबर 12। तो यहाँ 4 गुना एक समान यहाँ 3 है तो 3 प्लस 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। इधर 12 तो यहाँ भी 4 3 12 और इधर भी 12, अर्थात ये सही हो गया 3 नंबर, 3 और 0। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर। 60 का पूरक कोण का मान क्या होगा। तो पूरक कोण समझिए, पूरक कोण जो होता है, पूरक कोण दो संख्याओं का योग जब 90 होता है इसको कहते हैं पूरक कोण। तो एक कोण अगर 60 दिया है तो दूसरा कोण निकालना है और 90 से दोनों को योग होगा तो y बराबर हो जाएगा 90 माइनस 60, अर्थात y बराबर 30, इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर। वह कण जो 90 से अधिक तथा 180 से कम हो वह कहलाता है, वह कहलाएगा अधिक कोण। जो जो 90 से अधिक और 180 से कम ये अधिक कोण कहलाता है, ये अधिक कोण कहलाता है। और निम्न कोण जो है वह 0 और 90 के बीच में जो संख्या रहता है उसे निम्न कोण कहते हैं। और समकोण 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक हो। चलिए इसको समझते हैं। इसमें क्या करना है कि ये बोल रहा है कि अगर हम कोई संख्या लेते हैं तो उसके आधा से 30 अधिक वह पूरक बन जाता है। तो इसको हम अगर ऑप्शन से ही बनाएंगे तो इसको ऐसे बना सकते हैं कि अगर ये 30 है, दूसरा संख्या कुछ होगा और बराबर 90 है, ऑप्शन से ए लेके बना रहे हैं। तो अगर 30 लिए हैं तो बी जो है कुछ संख्या होगा और 90 हो जाएगा पूरा कोण। तो अगर यहाँ 90 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ 60 होना चाहिए। आप ये क्वेश्चन बोला था कि इसका जो पूरा कोण है इसका जो है 30 से अधिक है, तो हम यहाँ पर इसका आधा ले लें 30 और फिर 30 अधिक है, अर्थात ये इसका जो है यहाँ पर आना चाहिए था 60, तो ये तो होगा नहीं। चलिए अब बी नंबर को देखते हैं। जैसे कि बी नंबर में 40 दिया है तो 40 लेते हैं, यहाँ 40 लेते हैं, इसमें कुछ ऐड करेंगे तो ये 90 बन जाएगा। तो यहाँ पर 50 ऐड करते हैं। अब क्वेश्चन में बोला था कि इसका जो है पूरा कोण के आधे से 30 अधिक है, तो पूरा कोण का आधा 25 है और इससे 30 जोड़ेंगे तो वह संख्या आ जाएगा, जो कि यह संख्या इसे नहीं आ रहा है, ये 55 आ जाता, तो ये भी नहीं होगा। चलिए अब 60 लेके देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी लेके देखते हैं। यहाँ अगर 60 है, दूसरा संख्या कुछ है, इसको ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा, तो ये दूसरा संख्या
30 ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों कोणों का योग 90 होता है पूरक में। अब देखिए, इस क्वेश्चन में बोला था कि इसको आधा करना है, इसका पूरक कोण का, तो पूरक कोण का आधा 15 हो जाएगा। इसमें 30 अधिक जो है ये संख्या है, तो ये संख्या ये भी नहीं होगा, ये 45 आ रहा था, ये भी नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, डी नंबर। डी नंबर में क्या है, 50 है, तो 50 है, इसमें कुछ ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो 50 में 40 ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा। अब इसका आधा करना है, यहाँ 20 से 30 अधिक है वह संख्या, तो वह संख्या आ गया, यहाँ 50 भी आ गया, अर्थात इसका आंसर डी नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 31 नंबर। नीचे दी गई आकृति रेखाएं रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, तो यदि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई 70 डिग्री हो तो एंगल सी ओ ई ज्ञात कीजिए। चलिए इस फिगर से समझते हैं कि इसमें क्या दिया था। तो इसको समझने से पहले कुछ हम जान लेते हैं, जैसे कि अगर ये एक रेखा है तो इस पर जो एंगल बनेगा ये हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है, और ये जो होता है 90 डिग्री कोण बनता है। तो हमको इस क्वेश्चन में दिया है कि एंगल सी ओ ए ये वाला एंगल और बी ओ ई ये एंगल, ये दोनों एंगल जो है मिलकर 70 हो रहा है। तो हमसे ये वाला एंगल पूछा है कि ये एंगल कितना है, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको समझते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि एक ये सरल रेखा जो है ये 180 डिग्री कोण बना रहा है, तो हमको इस पार्ट का मालूम चल गया कि ये पार्ट और ये पार्ट एक्स और वाई, ये पार्ट और मान लेते हैं ये एक्स है, ये वाई है और जेड है। तो हम जानते हैं कि ये पार्ट और ये पार्ट का योग 70 है, तो ये पार्ट ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180। तो हमको एक्स और वाई का मान ज्ञात है, एक्स और वाई का मान ज्ञात है 70 प्लस जेड बराबर 180। अब इसको सोल्व करेंगे, जेड का मान ज्ञात करना है, तो जेड का मान ज्ञात करेंगे तो लिख सकते हैं कि जेड बराबर 180 माइनस ये 70 बराबर कर दिया जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -70, अर्थात जेड बराबर 110, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 110, जो कि बी नंबर में दिया है, बी नंबर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है 32 नंबर क्वेश्चन में कि नीचे दी गई आकृति ए बी जो है समांतर है सी डी, तो एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। इस चीज़ को भी सोल्व करने से पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि जैसे कि ये रेखा जो है, अगर दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो मान लेते हैं कि एक यहाँ हो और ये दोनों आपस में हमेशा बराबर होता है, और ये रेखा आपस में समांतर होता है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि क्या क्या दिया है। जैसे कि इसमें एक दिया है कि एक्स और इसमें एक्स यहाँ दिया है और वाई यहाँ दिया है, और दोनों को योग को पूछा है, और 50 यहाँ पे इस एंगल को बता दिया है कि 50 है, और इस एंगल को 130 बता दिया है। तो इसको सोल्व करते हैं। तो पहले इसको समझते हैं कि जैसे कि यहाँ दिया हुआ है ये 50 दिया है, तो हम जानते हैं कि एक सरल रेखा जो है ये 180 का बनाएगा, 180 का, जिसमें 50 को मालूम है, तो ये एंगल हमको एक्स का मान पता चल जाएगा। तो हम जानते हैं कि अगर हम लिखेंगे 50 प्लस एक्स बराबर 180, क्योंकि एक सरल रेखा जो है 180 का बनाता है, तो एक समान यहाँ से आ जाएगा 180 माइनस 50, अर्थात एक्स का मान 130 आ जाएगा, 130 आ जाएगा, एक समान 130 आ गया। तो हम एक समान 130 यहाँ लिख सकते हैं कि 130 है। और एक चीज़ और जानते हैं कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, तो हमको इससे y का मान भी ज्ञात हो जाएगा, इससे y का मान भी ज्ञात होगा, क्योंकि अभी हम समझें कि ये एंगल के बराबर होता है और ये एंगल के बराबर होता है। तो जब ये 130 डिग्री का है तो ये भी 130 डिग्री का हो जाएगा, अर्थात y बराबर 130। अब हमको x प्लस वाई का मान ज्ञात करने दिया है, तो 130 प्लस 130 बराबर 260 डिग्री हो जाएगा, जो कि आंसर यहाँ डी नंबर दिया है, डी नंबर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है।
चलिए, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं? तो ये एक ही होता है। 35 नंबर समझते हैं। यदि ए बी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर पी आर और सी ए बराबर पी क्यू हो तो ये कैसा त्रिभुज बनाएगा? तो ये जो है इसका बी नंबर होगा, इसका बी नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में दिया था, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज के सर्वागसमता की एक कसौटी नहीं है? तो एस 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 जो है ये सर्वागसमता की कसौटी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 37 में दिया है, दो त्रिभुज सर्वागसम होते हैं यदि इन त्रिभुजों के दो कोनों का युग्म बराबर हो तथा वह भुजा जिस पर दोनों कोण बन रहे हैं बराबर हो तो वह किस प्रकार के सर्वागसम होंगे? इसको समझते हैं। जैसे कि अगर दो त्रिभुज है तो इसका दो एंगल जो है, दो एंगल दोनों बराबर है तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल, और ये साइड हो जाएगा और ये एंगल हो जाएगा, अर्थात एंगल साइड एंगल। इसका आंसर ये हो जाएगा, ए नंबर। चलिए 38 में देखते हैं, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण होता है तो ये होता है 60 डिग्री का। समबाहु त्रिभुज जो है ये प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण जो है 60 डिग्री का होता है। 60 + 60 + 60 180 डिग्री ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। यदि एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वागसम होंगे एस एस के नियम से, साइड 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 के नियम से होंगे। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर। आकृति में त्रिभुज बी ओ सी जो है बी ओ सी तथा त्रिभुज ए ओ डी सर्वागसम के किस नियम से सर्वागसम है? तो यहाँ जो एक 90 डिग्री का दो वो कोण लगा हुआ है इसलिए ये RHS के नियम से हो जाएगा, राइट हैंड साइड। चलिए आज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।